हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डॉन बॉस्को स्कूल। आज हम आपका पहला चैप्टर क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कि स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी हम चार्ज के प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, बट किसमें? रेस्ट में। चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में होगा, चार्ज मोशन में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज की किन प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे? चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। तो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में होगा। तो रेस्ट में रहते हुए चार्ज की तीन प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, एपियर कहाँ से होता है और ये क्रिएट किया जा सकता है या एपियर होता है, पहले इसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि चार्ज होता क्या है, कहाँ से एपियर होता है। तो चार्ज को जानने के लिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहे हैं और उससे हम आपको बताएंगे कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज आया कहाँ से, क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस सेटअप से बताएंगे। इसमें देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, हमने ग्लास की दो रॉड लिया है। देखिए ये ग्लास की पहली रॉड है, ये ग्लास की दूसरी रॉड है और ग्लास की दोनों रॉड्स को ही हमने रब कर रखा है, किससे? सिल्क से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट rod of glass rubbed with the silk and then it is hanged at a point. After then, second rod is also rubbed with the silk and we take both rod close to it. Then we see that second rod is repelled by first rod. जब हम सेकंड रॉड को सिल्क से रब्ड करके और इसके पास ले जाते हैं तो हम देखते क्या है कि जो पहला हैंग किया हुआ रॉड है ये रिपल होने लगता है, दूर जाने लगता है। तो ये ग्लास रॉड था, ये भी ग्लास रॉड था, दोनों को रब्ड किससे किया गया था? सिल्क से। और दोनों को जब एक दूसरे के पास ले जाया गया तो ये ग्लास रॉड क्या होने लगा? रिपल होने लगा। अब ग्लास रॉड तो यहाँ हो गया क्या? रिपल। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, ग्लास रॉड और ग्लास रॉड ने क्या किया? देखिए सेम चीज, इसमें एक कॉमन चीज देखिए क्या है, दोनों ग्लास रॉड को हमने क्या किया है? सिल्क से रब्ड किया है, इसलिए दोनों ग्लास रॉड पर जो कुछ भी आया होगा सेम प्रॉपर्टी आई होगी और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया? अंबर की दो रॉड लिया और अंबर की एक रॉड को हमने रब्ड कर लिया, किससे? फर से। अंबर की रॉड को किससे रब्ड कर लिया? फर से रब्ड कर लिया और फर से रब्ड करने के बाद इसको हैंग कर दिया, इस पॉइंट से लटका दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी अंबर की रॉड लिया, उसको भी हमने फर से ही रब्ड कर लिया और जब हम सेकंड को फर्स्ट के पास ले गए तो हमने सेम एक्टिविटी देखा कि यहाँ भी पहला रॉड क्या हुआ? जो यहाँ पहला रॉड था वो क्या हो गया? रिपल हो गया। तो हम देख क्या रहे हैं, दोनों ही केसेज में ग्लास रब्ड है सिल्क से, अंबर रब्ड है फर से, और दोनों ग्लास ने ग्लास को रिपल किया, अंबर ने अंबर को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। इट मीन्स जो प्रॉपर्टी ग्लास रॉड पर आ रही है आफ्टर द रबिंग ऑफ सिल्क, सेम टू सेम प्रॉपर्टी रबर पर भी आ रही है आफ्टर रबिंग द फर। यानी दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है और वो दिमाग में ये आता है कि अगर ग्लास को रब्ड किया गया सिल्क से, ग्लास ने ग्लास को रब्ड किया और अंबर को रब्ड किया गया फर से और इन दोनों ने भी रिपल किया, तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ ये आता है कि अगर हम ग्लास के पास अंबर को ले जाएं तो देखें क्या होता है। तो जब ग्लास रॉड के पास अंबर को ले जाते हैं तो ये अंबर अट्रैक्ट होने लगता है, ये ग्लास रॉड क्या आने लगता है? पास आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अट्रैक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों की प्रॉपर्टी और यहाँ की दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो गया। ये क्या कर रहे थे दोनों ग्लास को? रिपल। अंबर को क्या कर रहा था? रिपल। यहाँ क्या हो गया? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन हमें ये क्लियर करता है कि जो प्रॉपर्टी ग्लास पर थी वही प्रॉपर्टी ठीक अंबर पर नहीं है। इसका मतलब कि जो कुछ इसने एक्वायर किया होगा अंबर ने उससे कुछ डिफरेंट एक्वायर किया। अगर इसने जो चार्ज एक्वायर किया था वही इसने भी एक्वायर किया होता तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? रिपल्सन होना चाहिए था, यानी ग्लास भी अंबर को क्या करना चाहिए था? रिपल। बट ग्लास ने अंबर को रिपल नहीं किया, बल्कि ग्लास ने अंबर को क्या किया? अट्रैक्ट किया। इट मीन्स यहाँ कुछ और एक्वायर होता है चार्ज और यहाँ कुछ और होता है।
ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि कोई भी ग्लास रॉड लेंगे आप और किसी दूसरे ग्लास रॉड से आप रब करेंगे तो इसमें रब ना करें, विदाउट रबिंग अगर इन दोनों को दूसरे के पास ले जाते हैं तो ये दोनों न्यूट्रल रहेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट या रिपल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब हमने रब किया तब ये अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी आई। इसका मतलब रबिंग में कुछ ऐसा हुआ, रब्ड करने पर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये ग्लास को रिपल, अंबर को रिपल और ग्लास अंबर को अट्रैक्ट करने लगा, यानी रबिंग में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हुई। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रबिंग में क्या हुआ, बट यहाँ हमें क्लियर हुआ कि जो प्रॉपर्टी यहाँ रिपल्सन की है, यहाँ रिपल्सन की, यहाँ अट्रैक्शन की है, इससे ये क्लियर हुआ कि जो कुछ भी ये प्रॉपर्टी आ रही है वो दो टाइप की आ रही है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये बताया था कि ये जो ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब्ड करते हैं तो ग्लास रॉड पर एक चार्ज आता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो दोनों ग्लास रॉड को किससे रब्ड किया है? सिल्क से रब्ड किया गया है। दोनों पर कैसे चार्ज आएंगे? पॉजिटिव चार्ज में। लेकिन जब अंबर को हम रब्ड करते हैं फर से, अंबर को रब्ड करते हैं किससे? फर से, तो अंबर पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, एपियर होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज एपियर हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए चार्ज तो डिफरेंट टाइप के एपियर हुए, बट प्रॉपर्टी क्या है दोनों की? रिपल्सन की, यानी यहाँ भी रिपल्सन और यहाँ भी रिपल्सन। बट यहाँ जब हमने देखा ग्लास को सिल्क के पास ले गए तो यहाँ क्या होने लगा? अट्रैक्ट होने लगा। यहाँ से हम बिल्कुल नहीं क्लियर कर पाते कि चार्ज दो टाइप का होता है, बट जब हम ग्लास को अंबर के पास ले गए तब हमें पता चला कि चार्ज इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको सबसे पहला रिजल्ट क्या दिया कि चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक वो जो ग्लास पर आता है और दूसरा वो जो अंबर पर आता है। बट ग्लास को क्या किया रिपल, अंबर को क्या किया रिपल, यानी चार्जेस तो डिफरेंट है बट दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो इस तरह से जब दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम हो गई, तो चार्ज कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। चार्ज कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और दूसरा कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चार्ज कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपल करता है। नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से चार्जेज दो टाइप के हो गए और इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि सेम टाइप ऑफ चार्ज, यानी लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक वो जो ग्लास पर अपियर हुआ और दूसरा वो जो कहाँ अपियर हुआ? सिल्क पर, दूसरा जो अंबर पर अपियर हुआ। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जब हमने रब्ड किया तो ऐसा क्या हो गया कि ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज अपियर हुआ और अंबर पर नेगेटिव चार्ज हुआ, जबकि बिफोर रबिंग ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ हम ये क्लियर करेंगे कि चार्ज क्रिएट हुआ या चार्ज पहले से था और हमने सिर्फ उसको अपियर कर दिया। फर्स्ट तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे आगे कि चार्ज दो टाइप का जो हुआ, दो टाइप ऑफ चार्ज हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ। उसमें से चार्ज दो टाइप का हुआ तो इस ग्लास में चार्ज पहले से था, अंबर में पहले से चार्ज था, या हमने रब्ड किया तो हमने उसको अपियर करवा दिया। ये हम देखेंगे क्लियरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं वो सभी सब्सटेंस किससे मिलकर के बने होते हैं? एटम से बनते हैं। और एटम किससे बनता है? एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, जिसमें पहला पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। और तीसरा पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पार्टिकल क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन और तीसरा पार्टिकल क्या हो गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो इस तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं जिनसे एटम क्या होता है? बनता है। अब देखिए एटम में आपको बताया गया है कि एटम में सबसे सेंटर में एक भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो देखिए
जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट की ऑर्बिट में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस पर प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट किए रहता है। जिससे कि देखा कि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ज हैं, तो डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है सेंटर की तरफ, बट जब हम इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस देखेंगे कहाँ से, सेंटर से, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेंटर से क्या बहुत ज़्यादा है। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की सेंटर से इनकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे वीक होता है, सबसे कम होता है। जब हम इस ग्लास रॉड को रब्ड करते हैं किससे, जब ग्लास रॉड को हम रब्ड करते हैं किससे, सिल्क से, तो ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ये ग्लास से ट्रांसफर हो जाता है सिल्क में। यहां पर किससे ट्रांसफर हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है फर से रबर में, और यहां ग्लास से किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, सिल्क में। तो इस आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है किससे, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। क्यों आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे अधिक डिस्टेंस पर होता है, इसलिए उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स सबसे वीक होता है। इसलिए जब हम ग्लास को रब्ड करते हैं सिल्क से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कहां से, ग्लास से सिल्क पर, और अंबर को रब्ड करते हैं फर से तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फर से अंबर पर। ठीक है, अब यहाँ एक नया क्वेश्चन आ गया भाई, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर हुआ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होता है। दूसरा, क्यों इलेक्ट्रॉन ग्लास से ही सिल्क में ट्रांसफर हुआ, या क्यों इलेक्ट्रॉन फर से अंबर में ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन अंबर टू फर में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, या सिल्क टू ग्लास में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हुआ, सिल्क से ग्लास पर ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, या फर से ट्रांसफर हुआ अंबर में, अंबर से फर में ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। इसका रीजन देखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी वो लूज करता है। तो यहाँ पर ग्लास की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ग्लास की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या है, कम है, किससे, सिल्क से, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ग्लास से सिल्क में। सिल्क इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिल्क इज ग्रेटर देन ग्लास, देन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। हियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of amber is greater than the electron affinity of fur, then electron is transfer from fur to amber। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हो गया, फर से अंबर में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया भाई, ग्लास ने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, इलेक्ट्रॉन ग्लास ने क्या किया, लूज किया, और अंबर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया किसने, ग्लास ने, और अंबर ने गेन कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ग्लास को सिल्क से रब्ड किया तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया फर से, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इट मींस दोज सब्सटेंस व्हिच हैव लूज द इलेक्ट्रॉन इन दैट सब्सटेंस हैव पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस सब्सटेंस से या जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है, लूज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है दूसरे पर, उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जिसने गेन कर लिया उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ फर पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, फर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। इसका मतलब कि चार्ज को क्या हुआ, जब हम रब्ड नहीं किए थे, जब हमारी एक ग्लास रॉड दूसरे ग्लास रॉड से रब्ड नहीं थी, तब इनके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा था। लेकिन जब हमने रब्ड किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या अपीयर हुआ, चार्ज, जिसने लूज किया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से रबिंग में जब हम रब्ड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या अपीयर हो रहा है, चार्ज। अब बात आती है कि चार्ज अपीयर हुआ या क्रिएट किया गया। चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये ग्लास है,
ये ग्लास था और ये मान लीजिए आपके पास जी लिख देता हूँ बीच में समझने के लिए, ये जी लिख देता हूँ और यहाँ बीच में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, सिल्क लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जब हमने ग्लास को सिल्क से रब्ड नहीं किया था, ठीक है, तब देखिए क्या था, अगर इसमें प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 थे और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, तब 8 ही रहे होंगे। इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए इसमें 10 थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मान लीजिए कि 10 है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। बिफोर रबिंग ग्लास एंड सिल्क पर इस तरह से थे। अब इसका टोटल चार्ज देखिए क्या आ जाएगा भाई, प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज यानी 8e के इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इस पर -8e के इक्वल कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पर इतना ही कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और इस पर इतना क्या है, नेगेटिव चार्ज। ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा, 0। ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा, 0। तो टोटल चार्ज क्या है भाई, टोटल चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर भी टोटल चार्ज क्या है, 0 है। देखिए 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी देखिए जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। तो बिफोर रबिंग ग्लास ने ना तो सिल्क को अट्रैक्ट किया और ना ही रिपल किया। क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या था, चार्ज था, बट जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसलिए टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। तो टोटल चार्ज 0 था, ऐसा नहीं था कि चार्ज था नहीं, चार्ज था, बट जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसलिए ना अट्रैक्शन हुआ और ना ही रिपल्सन। तो किसी भी सब्सटेंस में चार्ज होता है, बट टोटल चार्ज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। टोटल चार्ज 0, बट जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो इस तरह से ग्लास ना तो सिल्क को अट्रैक्ट किया ना तो रिपल, क्योंकि टोटल चार्ज क्या था, 0। अब देखिए बिफोर रबिंग क्या हुआ, बिफोर रबिंग ग्लास में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 8 थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज। जब हमने रब्ड कर दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। किसको शेयर कर दिया भाई, सिल्क को। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 8 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज आ गया, कितना चार्ज बचा, 6 नेगेटिव चार्ज बचा। दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, +2e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2e। देखिए ग्लास पर कैसा चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, घट गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, घट जाने से, ट्रांसफर हो जाने से कौन सा चार्ज अपीयर हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया। सिल्क के पास 10 प्रोटॉन थे, अभी भी उस पर 10 प्रोटॉन के इक्वल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। 10 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसके पास 10 थी, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो -2 हो गई। अब देखिए इस पर टोटल चार्ज देखिए, ये माइनस ये प्लस, कितना आ गया, -2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज अपीयर हुआ। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं रह गए, पॉजिटिव चार्ज इक्वल चार्ज नहीं रह गए, तो जब इक्वल नहीं रह गए तो क्या हो गया, चार्ज अपीयर हो गया। तो एक चीज क्लियर हो गई कि चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते। देखिए पहले से चार्ज थे दोनों में, पहले से चार्ज दोनों में थे, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव और 8 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव, 10 प्रोटॉन के इक्वल नेगेटिव और 10 प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज 0 था, लेकिन जब हमने रद्द कर दिया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इस पर +2e चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, -2e चार्ज। अच्छा देखिए पहले कितने चार्ज थे भाई, दोनों पर पहले चार्ज देखिए, इस पर टोटल 0, इस पर टोटल 0, तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए जरा, इस पर 2e, इस पर 2e, तो +2e और +-2e कितना हो जाएगा भाई, 0। तो देखिए टोटल चार्ज बिफोर रबिंग टोटल चार्ज क्या है, 0, और आफ्टर रबिंग टोटल चार्ज क्या है, 0। इसलिए चार्ज क्या हुआ, क्रिएट नहीं हुआ। चार्ज क्या हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज क्या हो गया, अपीयर हो गया। कैसे अपीयर हो गया, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो चार्ज कितने टाइप का आपको पता चल गया, 2 टाइप का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे पता चला, जब हमने ग्लास को देखा रिपल किया, अंबर को देखा रिपल किया, लेकिन ग्लास अंबर को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। यहीं से क्लियर हो गया कि ग्लास पर अलग टाइप का चार्ज है, अंबर पर अलग टाइप का चार्ज है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज और इसका नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन को हम अपीयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को हम अपीयर कर सकते हैं, अपीयर होता है, लेकिन चार्ज क्रिएट
नहीं होता है। तो चार्ज नॉट क्रिएटेड, टोटल चार्ज आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज क्या हुआ, एम्पियर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, जब हमने ग्लास को रब्ड किया सिल्क से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया किसमें से, ग्लास से सिल्क में चला गया। तो किसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, ग्लास में। तो जो सब्सटेंस, जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितनी तरह का, 2 तरह का हो गया, चार्ज 2 टाइप का हो गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज और गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। तो क्या आफ्टर रबिंग इनके मास में भी कोई चेंज होता है या नहीं होता है, क्या इनके मास में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम देखेंगे कि मास में चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसका आप एक नोट बना सकते हैं, आप एक नोट इसका बना लें। अब देखिए हम क्या देखेंगे कि आखिर मास में क्या हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मास के लिए देखिए कैसे हम जानेंगे कि मास में भी चेंज हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये है हमारा ग्लास और ये हमारा दूसरा सिल्क है। ठीक है, दोनों को रब्ड कर लिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻19 कुल 19 -31 kg इसका क्या होता है, मास होता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया तो इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका डबल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई कि जो सब्सटेंस, जैसे ग्लास है, ये ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए। सिल्क पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया उसका मास डिक्रीज, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि चार्ज 2 तरह का हो गया, और उसकी प्रॉपर्टी को देखा कि हमने चार्ज को अपीयर नहीं करते हैं हम लोग, चार्ज हर सब्सटेंस में ऑलरेडी होता है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको अपीयर करवाते हैं। और जब हम चार्ज को अपीयर करवाते हैं तो चार्ज हम कहेंगे क्रिएट नहीं हुआ। उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए बिफोर रबिंग, दोनों पर मैंने दिखाया कि बिफोर रबिंग टोटल चार्ज क्या था, 0, और आफ्टर रबिंग भी टोटल चार्ज क्या था, 0 था, इसलिए हमने चार्ज को क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम इसके आगे प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे, फोर्स की डिस्कस करेंगे। तो आगे हम फोर्स की डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का। आप देख चुके हैं कि आपको ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। दोनों नेगेटिव हैं, रिपल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज या 2 चार्जेज इन एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी 2 चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला क्या है, रिपल्सिव, कौन सा है, रिपल्सिव, और दूसरा क्या है, अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2 टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2 टाइप, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। देखिए पॉजिटिव होंगे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नेगेटिव होंगे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से इस पूरे क्लास में जो हमने देखा वो ये देखा कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज की, किसमें, रेस्ट में। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा कि आखिर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज के लिए हमने देखा कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। चार्ज क्या होता है, क्रिएट नहीं होता, बल्कि चार्ज अपीयर होता है। किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो हर सब्सटेंस में चार्ज होते हैं इक्वल और अपोजिट अमाउंट के, इसलिए टोटल चार्ज क्या रहता है, 0। बट जब हम उनको रब्ड करते हैं तो उस रबिंग में फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और
ग्लास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिल्क इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उस पर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज। इसने लूज क्यों किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, इससे इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। उल्टे वर्ड में आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक सब्सटेंस और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया कि गेन किया है, तो आप समझ लीजिए कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लूज किया होगा। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस पर कह दिया कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्या किया इसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, तो क्या किया इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, लूज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए चार्ज कितने टाइप के, दो टाइप के हो गए, क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाम किसने रखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। और मास में क्या इफेक्ट होगा भाई, मास अगर हम देखेंगे रब करेंगे तो जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका मास इंक्रीज हो जाएगा और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे डिस्कशन किया। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने टाइप के होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, तब अब हम जानेंगे कि आखिर चार्ज है क्या। अब हम लास्ट में देखेंगे कि आखिर चार्ज क्या है भाई। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। यानी चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, किसी सब्सटेंस की, जिसके कारण वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो इस तरह से चार्ज आ गया। चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। और यूनिट देख लीजिए, चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी भाई, कूलाम होगी। चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। जब पूरा लिखेंगे आप कूलाम, चार्ज को पूरा आप लिखेंगे कूलाम, तो इस तरह से लिखेंगे। नहीं तो अगर आप चार्ज की यूनिट है तो कैपिटल क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चार्ज दो टाइप का होता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसकी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखिए क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो आपको कई बार बता दिया कि लाइक चार्जेज जितने होंगे, लाइक चार्जेज जो होंगे, लाइक चार्जेज क्या करेंगे भाई, लाइक चार्जेज रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी भाई अनलाइक चार्जेज ले लीजिए। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे भाई, अनलाइक चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कौन से चार्ज, अनलाइक चार्जेस। तो दो प्रॉपर्टी हो गई कि लाइक चार्जेस रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है मैं आपको बता चुका, जो डिस्कशन किया उसमें इन सबके जवाब दे चुका हूं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज नॉट कैन बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया था, यहाँ एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ। आप आगे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और फिजिक्स भी पढ़ेंगे। यूरेनियम 238 होता है और जब ये ब्रेक होता है 238 तो ये थोरियम में ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक होता है, थोरियम में ब्रेक होता है और ये हो जाता है 234 और ये मिल जाता है 2He4। इसको अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए ये यूरेनियम था 92 238 और ये किस में ब्रेक हुआ, थोरियम और हीलियम में ब्रेक हो गया। चलिए देखिए इस पर ब्रेक होने के पहले इसका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस पर कितना है ब्रेक होने से पहले, 92 इलेक्ट्रॉन है। 92 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका पहले टोटल चार्ज कितना हो गया भाई, 92 कूलाम। 92 कूलाम इसका चार्ज हो गया। आफ्टर ब्रेक देखिए, यहाँ देखिए ये क्या था, थोरियम था, तो ये 90 होगा। क्या होगा, 90 होगा। 92 इसमें, यहाँ देखिए 2 यहाँ है। तो बाद में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बाद में या फिर से टोटल चार्ज निकालेंगे। देखिए यहाँ 90 और यहाँ कितना 2, टोटल कितना हो गया 92। तो जब तक इसमें से अल्फा पार्टिकल अलग नहीं हुआ था, ब्रेक नहीं हुआ था,
टोटल चार्ज कितना था 92। आफ्टर ब्रेकिंग देखिए 90 था, 90 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 92 इलेक्ट्रॉन, तो 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल फिर से चार्ज रह गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। अगर क्रिएट हुआ होता कुछ भी जरा सा भी, मान लीजिए 0.1 भी क्रिएट हुआ होता, तो यहाँ पर अगर 0.2 भी क्रिएट हुआ था तो इतना होना चाहिए था, जबकि नहीं हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपीयर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज वेरिएंस होता है। वेरिएंस का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है और उस पर मान लीजिए 2 कूलम का चार्ज है, पार्टिकल किस में है रेस्ट में। चौथी प्रॉपर्टी, पार्टिकल मान लीजिए कोई रेस्ट में है, तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है और उसका चार्ज Q इक्वल टू मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। अब मान लीजिए उसको कोई वेलोसिटी दे दीजिए चार्ज को, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड आपने उसको वेलोसिटी दे दिया, फिर आप उसको चार्ज देखेंगे तो चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। 2 कूलम पहले भी था, 2 कूलम बाद में भी है। इसलिए चार्ज को क्या किया गया कि चार्ज इज इनवेरिएंस, इट मीन्स इफ द पार्टिकल इज इन रेस्ट और इन मोशन चार्ज इज सेम। यानी पार्टिकल मोशन में हो या रेस्ट में हो, उनका जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा, चार्ज डिफरेंट नहीं होगा। चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, पांचवा है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है, देखिए थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको समझा रहा था तो देखिए मैंने ग्लास रड लिया था और दूसरा मैंने सिल्क से इसको रब किया था। आपको बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था किससे, ग्लास से, और किसमें सिल्क में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ट्रांसफर। तो ग्लास पर कैसा चार्ज आया था भाई पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कितना चार्ज आया था नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज क्यों अपीयर हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था ट्रांसफर हुआ था, किससे ग्लास से सिल्क में। जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये बताइए अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कितना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इस पर कितना चार्ज +3 और इस पर -3। कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा या 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, यानी आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ग्लास टू सिल्क या एनी अदर सब्सटेंसेज, तो इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, इंटीजर में होगा। 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा या 4 का होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 का। इसका मतलब कि चार्जेज जो अपीयर होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो चार्ज क्या होगा +-E। +-E का मतलब एक पर +E तो दूसरे पर -E, यानी ग्लास पर +E तो सिल्क पर -E, अथवा क्या होगा भाई +2E होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इस पर +2E और इस पर -2E। अगला क्या होगा भाई 3E का होगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक पर +3 और दूसरे पर -3, और इस तरह से अगर 4 का होगा तो 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 10 का हो जाता है, कितने का हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो + कितना आ जाएगा 10E। और हम मान लेते हैं कि लास्ट में N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, N इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो इस पर कितना चार्ज आएगा +-N × E। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर माना लास्ट में N इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 है, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 है, तो N इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया जाएगा तो Ne हो जाएगा। ये टोटल चार्ज हो गया। अब देखिए मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता चुका पूरा, बट आपके समझ नहीं आ रहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है कि किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज जो होगा वो E का मल्टीपल होगा, प्लस में या माइनस में E का मल्टीपल होगा। आप कहिए E/2 हो जाएगा, नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 4E/2 4E/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें है, होल में है, 1 2 3 4 है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब 1 2 3 में है, 4 में है, तो ये कभी ये चार्ज नहीं हो सकते। तो इफ बी सब्सटेंस हैव द चार्ज इज द मल्टीपल ऑफ E का मल्टीपल ही चार्ज रख सकता है, इसे हम क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। रीजन अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप सिंपल रीजन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है 1 या 2 या 3 या 4 का होगा, यानी इंटीजर में होगा। इस तरह से चार्जेस का जब ट्रांसफर इंटीजर में होता है
तो जो चार्ज एपियर होगा वो ई के मल्टीपल के रूप में होंगे। ई क्या है भाई? ई जो है वो सबसे एलिमेंट्री, ई जो है वो सबसे एलिमेंट्री यानी बेसिक चार्ज है। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है अभी इंडिपेंडेंट। देखिए हम बात कर रहे थे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यानी कि एलिमेंट्री चार्ज ई की बात कर रहे थे। तो ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻90 कूलाम। अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ नेगेटिव लगा लेंगे, और अगर प्रोटॉन है या कोई भी पॉजिटिव आयन है तो क्या लगा लेंगे? पॉजिटिव। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या है? कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको हम किसी भी पार्टिकल्स पर वो एक्सेप्ट कर सकता है, रख सकता है, रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो अभी तक आज के डेट तक एलिमेंट्री चार्ज ये है, बट अब आगे हो सकता है भविष्य में कि आपको इससे भी छोटा चार्ज मिले। डिस्कवरी तो हो चुकी है बट वो स्वतंत्र स्टेट में अभी नहीं मिल पाया है, और उस न्यू पार्टिकल का नाम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम क्वार्क रखा गया है। तो क्वार्क के बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब तक वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से आ नहीं जाता तब तक हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। और क्वार्क जो होता है वो दो टाइप का भी डिवाइड किया गया है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और उन्हीं क्वार्क से मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं। बट अभी वो है नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री चार्ज। और क्वांटाइजेशन आप साथ समझ गए होंगे कि किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होगा वो ई का मल्टीपल होगा। ई का मल्टीपल मतलब 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या n टाइम्स। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर मान लीजिए किसी ने कह दिया कि ये कोई एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों को रद्द किया गया, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ एक तरीका आपको बताए हैं कि अगर किसी सब्सटेंस पर चार्ज को एपियर करवाना है तो उसका कितना तरीका है? सिर्फ एक तरीका। अभी क्या है? रबिंग है। अभी तरीका क्या है? रबिंग। रब्द कर देंगे तो रब्द करने से क्या होता है? जो हम एनर्जी खर्च करते हैं रब्द करने में, उस एनर्जी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो किसी ने कह दिया यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज। और आपसे पूछ लिया किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किसने लूज किया? तो जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज किया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए कह दिया गया कि इन लोगों 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। क्या कर दिया? 10 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहा गया कि इफ ये सब्सटेंस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, then what is the amount of charge and property of charge of the substance? Means अगर किसी सब्सटेंस में 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया हो, 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हो? गेन, तो उस पर कितना और किस टाइप का चार्ज आया, मतलब अमाउंट बताइए और उसका साइन बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो वर्ड में देखिए क्या कहा गया? 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन का भाई? 10। तो यानी इक्वल टू कितना हो गया? 10। E इक्वल टू कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज कितना होगा? देखिए फार्मूला आपको बता चुका, Q इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है? गेन किया है। और इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या लिखेंगे? माइनस किसकी वैल्यू? यानी इंटू ई। n की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, और n की वैल्यू आगे रख लीजिए 10। ठीक है, तो ये 10 इसमें कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने? गेन किया है। अगर यही कह देता पॉजिटिव, उसने लूज किया है, तो आप यहाँ क्या लेते? पॉजिटिव, और पॉजिटिव लेते तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज या गेन करेगा उतने इलेक्ट्रॉन की इक्वल उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्ज की पांचवी प्रॉपर्टी जो देखा वो है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया कि पूरे आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। दूसरा जो हमने स्टडी किया चार्ज कैसे अपीयर हुआ। तीसरी चीज चार्ज कितने टाइप का होता है, तो आपको चार्ज पूरा बताया गया कि चार्ज 2 टाइप का होता है। कैसे पता चला आपको हमने डिस्कस करके बताया कि जब हमने ग्लास को सिल्क से रब्ड किया तो एक ग्लास पर एक चार्ज आया। दूसरा जब अंबर को हमने फा से रब्ड किया तो एक चार्ज किस पर आया? अंबर पर आया। अंबर का चार्ज अंबर को रिपल कर रहा था, जबकि ग्लास का भी चार्ज ग्लास को क्या कर रहा था? रिपल कर रहा था। तो प्रॉपर्टी तो सेम थी, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया कि चार्ज 2 टाइप का होता है या एक ही टाइप का होता है। फिर क्या किया?
फिर हमने ग्लास को जब अंबर के करीब ले गया तो देखा कि प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो गई, रिपल्सन की जगह क्या हो गया, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन हो गया तब हमें पता चल गया कि जो चार्ज, जिस टाइप का चार्ज ग्लास पर था, सेम टाइप का चार्ज अंबर पर नहीं था। अगर सेम टाइप का चार्ज अंबर पर भी होता तो रिपल्सन हुआ होता, बट हुआ क्या, अट्रैक्शन। इट मीन्स इससे पता चल गया कि अंबर पर कुछ दूसरा टाइप का चार्ज था। अब इन दोनों चार्ज को डिवाइड किया किसने, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कितने टाइप, क्या नाम दिया उन्होंने, एक का नाम दिया पॉजिटिव और दूसरे का नाम दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले किसको कहा, जो ग्लास पर अपीयर हुआ उसको कहा पॉजिटिव चार्ज, जो अंबर पर हुआ उसको क्या कहा उन्होंने, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक चीज मैं आपको और यहाँ बता दूं कि आखिर उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम ही क्यों दिया था। एक चीज आपको ये मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चार्ज कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चार्ज दो टाइप का हो गया। तो नाम उन्होंने क्यों रख दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसी भी नाम को देने के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिस्ट की कुछ सोच रही होगी। मेरे अकॉर्डिंग उनकी सोच ये थी कि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे से रद्द करते हैं तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अगर इन दोनों चार्जेस को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए प्लस 2e में अगर हम ऐड कर देते हैं माइनस 2e को तो चार्ज कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मैथमेटिक्स में चले जाइए और मैथमेटिक्स में आपने प्लस 3 में ऐड कर दिया माइनस 3 को, क्या मिल गया आपको, जीरो। यहीं से उन्होंने उठा लिया कि अगर हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, जीरो। सेम इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, ऐड कर दो क्या हो गया, जीरो। तो जब देखा उन्होंने कि मैथमेटिक्स में टू इंटीजर्स, दो निगेटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम क्या था, जीरो, और जो चार्ज अपीयर हो रहा था उनका भी सम क्या था, जीरो। तो उन्होंने इस वजह से एक का नाम रख दिया पॉजिटिव और दूसरे का नाम रख दिया क्या, निगेटिव। तो ये नाम उन्होंने दिया। इसके आगे मैंने आपको डिस्कस किया कि आखिर जब हमने ग्लास को सिल्क से रद्द किया तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज ही क्यों आया। तो इसका पता चला कि ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फिर यहाँ क्वेश्चन उठा कि ग्लास ने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किया, लूज क्यों किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन लूज इसने इसलिए किया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, कम थी, किससे, सिल्क थी, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव क्या किया, रिपल किया, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिया, रिपल कर दिया। इस तरह से चार्ज कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, और इनकी सारी चीजें बताया। फिर आपको मैंने डिस्कस किया कि आखिर अगर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और चार्ज अपीयर होता है तो जो सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिस पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन की लूज के कारण, उसका मास क्या हो जाता है भाई, उसका मास डिक्रीज होता है। उसका मास क्या होता है, डिक्रीज। और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा तो अपना मास ले करके जाएगा, मास को छोड़कर नहीं जाएगा। तो अपना मास ले करके जाता है, इसलिए मास में इफेक्ट हो जाता है। हालांकि ये जो मास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मैंने आपको चार्ज बताया वो इलेक्ट्रॉन का मास अगर आप देखेंगे तो आपको 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, निग्लेजिबल क्वांटिटी है। बट जब आपसे क्वेश्चन ये होगा कि मास में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुई या नहीं तो आप कहेंगे हुई। जिस पर नेगेटिव चार्ज उसका मास इंक्रीज हो गया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि चार्ज की प्रॉपर्टी कितनी होती है, कितने टाइप के प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका, लाइक चार्जेज क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लाइक मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। जैसे अगर प्रोटॉन हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट अगर प्रोटॉन हो, दूसरा प्रोटॉन हो तो क्या कर देगा, रिपल कर देगा। बट अगर प्रोटॉन हो तो न्यूट्रॉन को क्या करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद देखिए पार्टिकल, अगर ये वेरिएंस ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, यानी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सभी सब्सटेंसेस में चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज उनका क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब उनको रद्द करते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे चार्ज अपीयर हो जाता है। चौथा मैंने आपको बताया कि चार्ज इनवेरिएंस होता है, यानी रेस्ट में जो चार्ज होगा किसी पार्टिकल का, मोशन में भी उस पार्टिकल का उतना ही चार्ज होगा। फिर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया कि किसी भी पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो ई का एक मल्टीपल होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, प्लस या माइनस में। इस तरह से आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लास्ट में बताया। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। और अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है,
हमने चार्ज जान लिया और ये जान लिया कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फोर्स। दो टाइप का होता है, कैसा? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम वीडियो लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? फोर्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? फोर्स को। एक क्वेश्चन यहाँ मेरे दिमाग में लास्ट में जाते जाते ये आ रहा है कि हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे में। किसी के मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई प्रोटॉन भी तो है उसी सब्सटेंस में, न्यूट्रॉन भी है उसी सब्सटेंस में, तो आखिर इनका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या इनके ट्रांसफर से क्या होगा? तो आपको बताते चलें कि प्रोटॉन का ट्रांसफर जो है वो इम्पॉसिबल है। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगता है प्रोटॉन्स के बीच में। अब देखिए कंफ्यूजन, मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और मैं क्या कर रहा हूँ? अट्रैक्शन लगता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले तो बताया कि प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो देखिए फोर्स हम दो टाइप का नाम ले रहे हैं। ये जो प्रोटॉन के बीच मैंने फोर्स पढ़ाया आपको इस लेक्चर में, कंफ्यूज मत होइएगा, उस फोर्स का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच में था, प्रोटॉन के बीच में था, या इलेक्ट्रॉन के बीच में था। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उनके चार्ज के कारण होता है। लेकिन मैं दूसरे फोर्स का नाम क्या ले रहा हूँ? न्यूक्लियर फोर्स का नाम ले रहा हूँ। न्यूक्लियर फोर्स इज ए अदर टाइप ऑफ फोर्स which act between proton, neutron or proton and neutron in the nucleus very short region। तो ये जो फोर्स होता है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव लगेगा उसका 100 टाइम्स ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इसलिए प्रोटॉन को न्यूक्लियस से हटाना बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है, और इससे रबिंग से जो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है उससे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए प्रोटॉन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज के अपीयरिंग का। न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करने लायक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, हालांकि उसका भी निकलना कठिन है, बट अगर निकलेगा भी तो उसका कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा इसका लेक्चर होगा, उसमें हम फोर्स की स्टडी, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन से फोर्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत आगे है, बहुत आगे उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें इसका स्टडी करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो या वीडियो आपको समझ में ना आया हो या कोई आपका क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपका वीडियो और अच्छा आपको मिलेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।